नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार पोटोश। टीचर पोटोश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्तों जहां भी हैं अपने मन से सीटेट का एग्जाम अगर निकालने के लिए तत्पर हैं तो वो पढ़ें। मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये एक से एक बढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो आज मेरे दोस्त के कहने पे मैंने आज एसएसटी का क्लास स्टार्ट किया है। तो एसएसटी सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन। तो आइए एसएसटी का पहला क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे आ चुका होगा। तो चलिए इसके बारे में आप लोग बताइए क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आरंभिक नगर के संदर्भ में नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्टली खींचेंगे हम लोग। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसका विश्लेषण आप लोग खुद देखते रहिएगा और सोचते देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। आरंभिक नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक, लगभग 4,700 पूर्व सिंधु नदी के तट पर कुछ आरंभिक नगर बसे थे। सुलेमान और आर्थर पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले फसल उगाना शुरू किया। देखिए ये भी सही है। 4300 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर आरंभिक नगर बसे थे। सही है या गलत है ये बात आप अभी नहीं बताएंगे, और जो भी होगा इसका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएंगे। बाद में लगभग 250 बाद में लगभग 250 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ। जो लोग नदी के किनारे रहते थे वे कुशल संगठित। देखिए दोस्तों, एक भी सही है, दो भी सही है और चार सही है। तो यहाँ कौन सा कार्य हम लोग पूछने के लिए, कथन असत्य कथन ढूंढने के लिए कह रहा है। तो बाद में लगभग 2500 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ, ये गलत है। चलिए थोड़ा विश्लेषण फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ के लोग क्या करते थे, कुशल संगता थे, बिल्कुल सही है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, महिला और पुरुष ने लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ का खेती करना प्रारंभ किया, यानी फसल उगाना शुरू किया। 4700 साल पहले सिंधु नदी के तट पर कुछ आरंभिक नगर बसे थे, बिल्कुल सही हुआ। बाद में 25,000 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तट पर शहरों का विकास हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्रा, लेकिन यहाँ होना चाहिए गंगा, तो बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार आरंभिक नगरों में लगभग सवन तीनों सही हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आंसर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके दीजिए। ऋग्वेद में कुछ सूक्त संवाद के रूप में है। ऋग्वेद को पढ़ाने के बजाय उसका व्याख्यान दोहराया या सुनाया गया था। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका कौन सा हो सकता है, मुझे पता नहीं। चलिए लगाते हैं आप ऑप्शन नंबर ए बी सी, जो भी हो सकता है लगा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हुआ, देखिए इसका आंसर हुआ ए बी दोनों सत्य हैं, लेकिन बी ए का कारण नहीं है। देखिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय बजाय उसका दोहराना, व्याख्यान दोहराना और सुनाया गया था। ठीक है, तो ए बी दोनों सत्य है, लेकिन बी ए का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौशाम्बी बज्जी की राजधानी थी। बज्जी की सरकार का एक अलग रूप है जिसे संघ या गण के नाम से जाना जाता है। गण या संघ में कई शासकों ने एक साथ शासन किया। बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कौशाम्बी की राजधानी बज्जी थी या नहीं थी। चलिए आंसर लगाते हैं हम लोग। देखिए कौन सा कथन असत्य है, कौशाम्बी बज्जी की राजधानी थी, ये गलत है। बज्जी की राजधानी कौशाम्बी थी, ये गलत है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। बज्जी, जिसे अभी हम वैशाली कहते हैं, बिहार में है। आप सभी जानते हैं बिहार में है, वैशाली में, जहाँ की सबसे पहले क्या हुआ था, जनतंत्र का यानी गणतंत्र का जन्म हुआ था। कहाँ पे, जनतंत्र बोलिए, गणतंत्र बोलिए, सबसे पहले वैशाली बिहार में। पूरा विश्व में गणतंत्र अगर हुआ तो ये क्या था, बिहार में ही हुआ था। ठीक है, तो देखिए बज्जी जो वैशाली है वो अपनी राजधानी के साथ, यानी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप में अधीन था, जिसे गण या संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गण या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे। कभी कभी जब हजारों पुरुष ने एक साथ शासन किया
तब भी प्रत्येक राजा को राजा के रूप में जाना जाता था। इन राजाओं का एक साथ अनुष्ठान किया जाता था। तो इस प्रकार गलत आंसर कौन सा है, असत्य है, कौशाम्बी भज्जी की राजधानी। तो वैशाली जो है भज्जी, जिसे वैशाली कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बुद्ध ने पशु बलि को प्रोत्साहन किया, गलत है। कुशीनारा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बुद्ध स्थान है जहाँ पहली बार शिक्षा दी थी। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दो 4 नंबर सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए थोड़ा सा इसको विश्लेषण कर लेते हैं। बोध गया जहाँ बोध गया बिहार में है, यह स्थान जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने बुद्ध या बुद्धिमान के रूप में जाना जाने लगा। फिर वे बनारस में लगभग पारसनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार पढ़ाया। पारसनाथ में पहली बार पढ़ाया। उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए, लोगों को पढ़ाते हुए कुशीनगर में निधन होने तक बताया। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में उसका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? तो बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध का मृत्यु क्या हो गया? कुशीनगर देवरिया में। और जन्म पूछ ले तो जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे। उसके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, बेटा का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा था। उन्होंने लोगों को दयालु होना और जानवरों के हित में दूसरों के जीवन का सम्मान करना सिखाया। उसका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम कर्म कहा जाता है, चाहे अच्छे हो या बुरे। इस जीवन और अगले जन्म में हम दोनों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर सही आंसर है, बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निर्देश दिया गया है और पढ़िए। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय समेकन और प्रशासकों की आवश्यकता थी। न्याय से चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना महत्वपूर्ण था। देखिए ए और बी दोनों सही हैं, ये हो सकता है। ए और बी दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता, ये बात देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो व्याख्या नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है, बी ए का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोल मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चोल मंदिर तंजावुर और गंगाई कोंडा चोलपुरम के बड़े मंदिर नागभट्ट द्वारा बनवाए गए थे। गलत है, सही है, इसको समझिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोल मंदिर उन बस्तियों के केंद्र में बनाए गए जो चारों ओर से विकसित हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और बी हो सकता है। देखिए बी और सी, चोल मंदिर उन बस्तियों के केंद्र पर बनाए गए थे जो चारों ओर से क्या थी? घिरी हुई थी, विकसित थी। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में थी। कौन? चोल मंदिर। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। चोलों का शानदार मंदिर राजा राज और राजेंद्र द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगई कोंडा चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के चमत्कार। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास बसी बस्तियों का केंद्र बने जाते हैं। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब अधिकांश चित्र देवताओं के थे, जबकि अधिकांश चित्र देवताओं के थे, कभी कभी चित्र भक्तों के भी बनाए जाते थे। तो बी और सी क्या है? सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के संत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भक्ति और यह क्षेत्रीय परंपरा विट्ठल मंदिर पर केंद्रित है। सखुबाई अपृश्य महार जाति के थे। वे संन्यास के विचार में विश्वास करते थे। संत कवियों ने इस प्रकार की कर्मकांडों का विरोध किया था। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है, ए बी डी, केवल ए बी डी या कुछ भी हो सकता है। चलिए सत्य पे मारते हैं हम लोग, कौन सा सत्य है? ए और सी हो सकता है।
ए और बी सकता है, बी सी, ए बी डी हो सकता है। तो ए बी डी में देख लीजिए, भक्ति या क्षेत्रीय परंपरा विट्ठल मंदिर पर केंद्रित है। सखुबाई और प्रिंस महार जाति के थे, बिल्कुल सही है। और नंबर 3, इन संत कवियों के सभी प्रकार के कर्म कांडों का विरोध किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगलों के संबंध में विचार कीजिए। मुगलों के संबंध में बात पर विचार कीजिए। मुगल दो महान वंशों के वंशज थे, वे मंगोलों और तैमूर वंशज के थे। मुगलों को तैमूर वंशज कहलाना पसंद नहीं था। देखिए ए और बी इसका सही आंसर है। तो चलिए देखिए ए और बी सही है। अब मुगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि मुगल दो शासकों के महान वंशजों के थे। अपनी माता के ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में वंशज थे। अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में, उसके उत्तराधिकारी थे। हालांकि मुगलों को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों की नरसंहार हुई थी। दूसरी ओर से मुगल को अपने तैमूर वंश पर गर्व करने का अनुभव करते थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए निष्कर्ष निकालते हैं कि ए और बी दोनों क्या है, सत्य है। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्कों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खुदाई भी करते हैं। देखिए ए सही है, बी गलत है। इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है। देखिए वे बी सही है, देखिए बी सही है, ए गलत है। ठीक है, इस प्रकार क्या करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए सिक्कों का अध्ययन करने वाले को हम लोग पुरातत्विक देखिए मुद्रा शास्त्र सिक्कों और अन्य मुद्राओं का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, मुद्रा शास्त्री मुद्रा के नमूने, भौतिक गुणों, उत्पादन तकनीक, इतिहास, संदर्भ का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि वे औजार, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खुदाई का भी काम करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे, आप सभी जानते हैं। इसका कौन हो सकता है, निजाम उल मुल्क आसफ शाह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए निजाम उल मुल्क आसफ शाह, हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह। तो हैदराबाद के बारे में जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंपनी ने भारतीय साम्राज्यों को जोड़ने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कंपनी ने भारतीय राज्यों को रेजिडेंटों की नियुक्ति की, यानी भारतीय राज्यों में रेजिडेंटों को नियुक्त की। ए और बी दोनों सत्य है या नहीं, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए और बी दोनों सत्य है, बी ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कंपनी ने भारतीय राज्यों को रेजिडेंट की नियुक्ति की, ठीक है, और कंपनी ने भारतीय राज्यों को जोड़ने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के कई तरीके, राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ने भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन के तहत सर्वोच्चता की इस नीति शुरू की गई थी। देखिए ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ए सही है लेकिन बी गलत है। देखिए इसलिए कि लॉर्ड रिपन जहां तक हो सके भारत के भविष्य के बारे में सोचे। ठीक है, इससे पहले तो जितने भी आए वो सब लुटेरे थे, लेकिन लॉर्ड रिपन बहुत अच्छे थे जिन्होंने भारत के बारे में काफी हद तक सोचा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, सबसे पहले हम ये कहेंगे, अभी 13वां क्वेश्चन चला, लगभग 60 क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 40 मिनट 45 मिनट का ये क्लास हो सकता है। तो हम सबसे यही गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक शेयर करते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। जिस प्रकार अभी मैं सामाजिक अध्ययन का क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया, एक मोटिवेशन है
एक पढ़ाई है, मैं खुद अपने लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए पढ़ाई करो। और दूसरे की भी बोलो कि वो खुद अपने लिए पढ़ाई करे। किसी के कहने से कोई पढ़ाई नहीं करता। अगर उसमें जिज्ञासा होगी, तत्परता होगी, तो वो जरूर अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इस आप लोग हमें से सिर्फ मोटिवेशन दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है? ये किसने कहा था? नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, हरिदास ठाकुर, कौन कहे थे? ये नारायण गुरु जी कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह 1857 में हुआ था। उन्होंने साहूकार, महाजन और अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखिए इनमें से दोनों सही है, क्योंकि मुंडा जो थे ये झारखंड में थे, जिसको हम बिरसा मुंडा के नाम से पहचानते हैं। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच। 1857 के बाद हुए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोह में से मुंडा विद्रोह एक था। मुंडाओं को परंपरा के रूप में जंगल में मूल स्पष्ट रूप से अधिकार प्राप्त थे, जो जनजातियों और अन्य जातियों को नहीं थे। लेकिन यह भूमि व्यवस्था अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ही व्यापारियों और साहूकारों के साथ नष्ट होती जा रही थी। लेकिन जब अंग्रेज वास्तव में इन क्षेत्रों में आए, तो उन्होंने इस प्रणाली को तेजी से नष्ट करने में मदद की। उन्होंने ठेकेदार और व्यापारियों का पैसे को पेश किया। इन ठेकेदारों और गरमटिया मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। अंग्रेज और उनके ठेकेदार के हाथों मुंडाओं ने इस विस्थापन ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। इसलिए इसलिए साहूकार, महाजन तथा अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह हुए। तब समझ गए मुंडा विद्रोह कब हुआ था, क्यों हुआ था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इनमें से सही कथन पहचानिए। तो सही कथन क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं, ए और बी और ए बी दोनों। तो ए बी दोनों हो सकते हैं। ए बी दोनों क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विशिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित खगोलीय पिंड की पहचान कीजिए। वे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकते, लेकिन तारों से ऊष्मा को प्रकाश प्राप्त होते हैं। वे एक विशिष्ट दिशा में एक सुपरिभाषित पथ में तारों के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसी 8 वस्तुएं हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। उपग्रह नहीं, ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ग्रह के नाम से जानते हैं किसको हम? ये जो तीनों ऑप्शन पड़े आपके सामने में, आपके इस डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, इसको हम ग्रह के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे महीन है? क्रस्ट, मेटल, कोर। आप समझ सकते हैं कौन हो सकता है? क्रस्ट, मेटल, कोर। कोर हो सकती है? नहीं, क्रस्ट हो सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ पे ये सही लिखा जा रहा है, वहाँ मेरा पहले का किया हुआ है जो सही दिखा रहा है। जहाँ मेरी गलती हो रही है, मैं दूसरी बार ये सेट मार रहा हूँ। और मैं खुद ये नहीं सोच के नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मार रहा हूँ। सही और गलत का आंसर का फैसला करने के लिए मैं मार रहा हूँ। तो इस प्रकार थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं किसको? महीन परत को। देखिए क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, यह सबसे परतों में सबसे महीन परत है। ठीक है। प्रायद्वीपीय द्रव्यमान पर यह लगभग 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर केवल 5 किलोमीटर है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे महीन परत है और यह हमारे ग्रह के आयतन का 1% से भी कम है। पृथ्वी पर संक्रांतित परतों से बनी है, जो एक प्याज की तरह एक दूसरे के अंदर है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और आग्नेयकांतीय और अक्षायी चट्टानों से बनी है। देखिए आपको पृथ्वी का यहाँ चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेटल कौन है, क्रस्ट कौन है, कोर कौन है? क्रस्ट देखिए ऊपरी ये परत जो घुमा हुआ है, यही क्रस्ट है। ये लाल वाला लाइनर कोर है, पीला वाला मेटल है, आउटडोर कोर है, फिर देखिए बाउंड्री है, फिर कोर मेटल है, फिर लिथोस्फेयर है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम की स्थिति को बदलते समय तक मापन करने को जलवायु कहा जाता है। जलवायु वायुमंडलीय स्थिति का वर्णन करती है जिसे तुरंत बदला जा सकता है। ए और दो दोनों गलत है, दोनों गलत है, एक गलत है, कौन सा गलत है आप देख लीजिए। देखिए कथन एक सही है लेकिन दो गलत है। ठीक है, देखिए इसलिए कि हम लोग क्या करते हैं, मौसम की स्थिति लंबे समय तक मापन करने का जलवायु कहा था, बिल्कुल सही है। जलवायु वायुमंडलीय स्थिति का वर्णन करते हैं जिसे तुरंत बदला जा सकता है। देखिए तुरंत नहीं बदल सकते, गलत है। एक सही है, दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नया बलित पर्वत यंग फोन्ट माउंटेन है? एल्पस, एम्पाल्सियस, यूराल और अरावली। यूराल पर्वत, देखिए अल्पस, अल्पस पर्वत जिससे क्या कहते हैं, बलित पर्वत के नाम से, नया बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है अल्पस पर्वत को। अल्पस पर्वत को नया बलित पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बलित पर्वत ये कहाँ है देख लेते हैं थोड़ा सा। हिमालय पर्वत और अल्पस उबड़ खाबड़ और ऊंची शंक्वाकार चोटियों के साथ नए बलित पर्वत है। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। उत्तरी अमेरिका और एप्लायन और रूस में यूराल पहाड़ियों गोलाकार विशेषताओं और कम ऊंचाई है। यह पुराने बलित पर्वत है। तो अल्पस पर्वत को हम लोग क्या कर सकते हैं, नया बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति का अनुमान कितना लगाया जा सकता है? पृथ्वी का दैनिक गति 12 घंटे, 24 घंटे, तो यहाँ पे 24 घंटे हो सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ये 24 घंटे का होता है, जिसे हम पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी दिन प्रतिदिन अपनी धुरी पे एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकल्प में जो आंसर दिया हुआ है कि 24 घंटे में दैनिक गति अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देशांतर का अर्थ क्या है? देशांतर का अर्थ है, आंसर क्वेश्चन आपके सामने में है, चलिए आंसर लगाते हैं, हम तो ऐसे लगा देते हैं किसी पे। देखिए मध्य मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर। मध्य मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु को कोणीय दूरी या देशांतर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई अस्थाई मानव बस्तियां नहीं है, कोई अस्थाई मानव बस्तियां नहीं। भारत के दो शोध केंद्र है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये कहाँ हो सकता है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। देखिए अंटार्कटिक में हो सकता है, अंटार्कटिक बिल्कुल सही है। तो इसको समझते हैं, छोटा है समझने के लिए। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, यह अस्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ कोई अस्थायी मानव बस्तियां नहीं है। अंटार्कटिका में कई देशों के अनुसंधान केंद्र हैं। भारत के भी अनुसंधान केंद्र हैं जिसके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो अंटार्कटिका आंसर क्या है मेरा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ लगाना है ठीक हमें। देखिए कौन सा है, 1 का 3। शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? महाद्वीपीय का आंतरिक भाग। बी का 1, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आमतौर पर संतरे, जैतून, अंजीर और अंगूर की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति में। सी का 4, उष्ण कटिबंधीय बंधीय सदाबहार वन। ये घने पेड़ों का सघन विच्छादन है। और मानसूनी वन उपमहाद्वीप का आंतरिक भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती है, अतः इसका परिणाम क्या होता है? अतः इसका परिणाम क्या होता है? तो देखिए डेल्टा, गुफाएं, मेहरबा, खुली चट्टान। डेल्टा हो सकती है, नहीं गुफाएं। तो गुफाएं क्यों हुआ? देखिए समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती है। समुद्र की लहरों का कार्य देखिए क्या है। समुद्र लहरों में अपर्दन और निक्षेपण से भू आकृति का निर्माण होता है। समुद्री लहरें लगातार चट्टानों पर टकराती है जिनमें दरारें पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, आप देखते होंगे कि समुद्र पानी का दरार जब टकता है तो उससे मिट्टी की कटौती होती है और अंदर ही अंदर उसमें दरार पड़ जाती है। समय के साथ दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है।
अंत में समुद्री गुफा में बदल जाती है। इस प्रकार चट्टानों पर खोखली गुफाएं बनती है। चट्टानों के आधार से टकराने वाली लहरें कभी-कभी समुद्र गुफा का निर्माण कर सकती है। समुद्री गुफाएं चट्टान या ऐसे क्षेत्र में दरार के साथ बनती है जहां चट्टान नरम होती है। चूंकि लहरों की अपघर्षण क्रिया चट्टान अपघर्षण क्रिया या ऐसे दरार के साथ बनती है जहां चूंकि लहरों की अपघर्षण क्रिया चट्टान के आधार पर केंद्रित होती है, इसलिए एक ओवरहैंग बनता है। आमतौर पर बलुआ पत्थर में यह गुफा समुद्री गुफाएं आम तौर पर बलुआ पत्थर में पाई जाती है, लेकिन चूना पत्थर सहित अन्य प्रकार की तलछटी चट्टानों में भी दिखाई देती है। वे आमतौर पर ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टान से में बनते हैं, यानी ग्रेनाइट वाले पत्थर में कम बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्री गुफा जो है किसे कहते हैं, लगातार चट्टानों से टकराती है, समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती है, तो इसका परिणाम गुफा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पर्यावरण के साथ जीवित जीवों के बीच की अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? अपने पर्यावरण के साथ जीवित जीवों के बीच की अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मानव पर्यावरण कह सकते हैं हम। तो मानव पर्यावरण गलत है, पारिस्थितिक तंत्र इसका आंसर सही है। अपने पर्यावरण के साथ जीवित जीवों के बीच की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समताप मंडल के बारे में कथन ABC पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। यह परत बादल और संबंधित मौसम की घटना से मुक्त है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। देखिए A B सही है और C गलत है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए A भी सही है और C गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको मिलाइए। कौन क्या हो सकता है, हम ऐसे लगा देते हैं किसी में। देखिए एक महासागर तरंग, एक किसमें होता है, सतही जल का वैकल्पिक रूप से उत्थान और पतन। ज्वार भाटा किसमें आता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्र में जल का लयबद्ध उत्थान और पतन। जब भी ज्वार भाटा आता है तो गुरुत्वाकर्षण का इसमें परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्राचीन समय में तिब्बत में परिवहन के लिए किस जानवर का अधिक उपयोग किया जाता था? आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेश में हम लोग याक का उपयोग करते हैं। ना ऊँट जा पाएगा, ना बैल जा पाएगा, ना गधा जा पाएगा, तो क्या करेंगे, आप अभी भी अगर सिलीगुड़ी साइड पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो आपको याक देखने को मिलेगा। देखिए यही याक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही याक महोदय हैं। इसको आप जाइएगा, ये नेपाल से में पाया जाता है, मध्य एशिया में पाया जाता है, और खास करके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग सब जाइए घूमने के लिए उधर, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, संभावित, वास्तविक संसाधन। देखिए आपके सामने में आंसर है, आप लगा सकते हैं। देखिए संभावित और वास्तविक संसाधन, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, संभावित और वास्तविक संसाधन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, पनबिजली, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, जलाऊ लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और जलाऊ लकड़ी। देखिए अब इसमें आप सही लगाइए, कौन हो सकता है? कोयला से, पनबिजली से, प्राकृतिक गैस से, कोयला से, पेट्रोलियम से, जलाऊ लकड़ी से। परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन के गैर परंपरागत स्रोत हैं, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? अछूतों के खिलाफ भेदभाव कानून के अनुसार दंडनीय है। नागरिक को समान अधिकार दिए जाते हैं। वंचित लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। बालिकाओं को विशेष प्रावधान प्रदान दिलाने के लिए एक कदम उठाकर। ABCD हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,